अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बेस करता है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। इससे पहले एक्सरसाइज 3A हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। जैसे मैंने वहाँ बताया था कि ये चैप्टर स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है कि आपको नज़र आ सके कि कैसे आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, कैसे रियल लाइफ में मैथ्स अप्लाई होती है। एक्सरसाइज 3A में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने देखी, उस रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 3A के अंदर। अब वही कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, वही परसेंटेज, वही प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें, बिकॉज एक्सरसाइज 3B जो है वो आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेगी। एक्सरसाइज 3B, इसमें डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं: डिस्काउंट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स और कमीशन। अब ये सब बातें वो हैं, जैसे सुन के ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस, रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट हैं। डिस्काउंट, अक्सर आप मार्केट में जाते हैं, आपको डिफरेंट शॉप्स पर डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट क्यों होता है, एक तो हम ये सीखेंगे कि डिस्काउंट कब लगाया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, कैसे डिस्काउंट लगाने के बाद भी एक शॉपकीपर जो है वो एक हेल्दी इनकम कमा सकता है, एक प्रॉफिट जो है अपना कमा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी आप डेली जो भी आइटम खरीदते हैं, कोई भी छोटी से लेके कोई भी जो आपकी बिगर आइटम है उस तक आपको गवर्नमेंट जो है आप पे टैक्स अप्लाई करती है। अब इस बुक में जिस जिस कंट्री की बात हुई है उसका मैं आपको टेबल, उसकी जो फॉर्मूला, जो सब बातें वो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा शुरू में। इनकम टैक्स, ये भी आपसे डिस्काउंट, मतलब अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा इन दिनों इनकम टैक्स की बहुत सी बातें हो रही हैं कि आपने फाइलर बनना है, नॉन फाइलर एंड ऑल दैट। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है सारी। और कमीशन, कोई भी अगर आप मतलब सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें आपको कमीशन करना पड़ता है। अगर आप खुद कोई सेल परचेज नहीं कर रहे बल्कि आपके बिहाफ पे आपका कोई और काम कर रहा है, जिसको आपने अपना काम दिया हुआ है कि मेरी जगह आप ये प्रॉपर्टी सेल कर दें, या मैंने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मुझे, अब मेरे पास इतने लिंक्स नहीं है तो आप मुझे बाय करके दें, तो जो भी वो आप बीच में एक जो पर्सन बाय कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, वो कमीशन आपसे लेता है। सो ये हमारे कुछ टॉपिक्स जिन्हें हम कवर करेंगे। शुरू में थोड़ा सा मैंने इनके बारे में डिटेल बता दी है। अब हम प्रॉपरली इनकी जो है वो वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या है, क्या हमने इनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट। अक्सर मैंने बात की, आप जब शॉप जाते हैं मार्केट में तो शॉप्स पे आपको डिस्काउंट नज़र आता है लिखा हुआ परसेंटेज की फॉर्म में, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों लगाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी कोई आइटम ऐसी है जो या तो किसी वजह से सेल नहीं हो सकी, ओवर साइज आइटम आ गई आपके पास, या कोई ऐसी आइटम जो डिफेक्टिव पीस है, जो आपने वहाँ से जब बाय किया तो उसमें आपको पता नहीं था कि ये डिफेक्टिव पीस हो जाएगा, बाद में कुछ टाइम गुजर गया, कोई ऐसा फैशन जो है वो ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है, अब ये चीज़ सेल आउट नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, ओरिजिनल प्राइस, उसमें से हम कुछ माइनस कर देंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करके हम एक नई प्राइस लगा देंगे, उसे हम कहेंगे सेल प्राइस। सर आपने लिखा देखा होगा सेल प्राइस 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, डिपेंड करता है किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनल प्राइस में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है, कोई अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है, तो हमें जो नई चीज़ मिलती है वो सेल प्राइस है, उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। कि आपने ओरिजिनल प्राइस, लेट सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज़ थी जो 100 रुपीज़ की थी, वो सेल आउट नहीं हो रही, आपने 20 रुपीज़ जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, आपने 80 रुपीज़ जो है अब उसकी सेल प्राइस लगा दी, तो ये क्या कर दिया आपने, डिस्काउंट। तो ओरिजिनल प्राइस में से जो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपके पास मतलब वो जो आंसर आता है वो आपके पास क्या बचता है, फिर वो जो आपने डिस्काउंट किया हुआ है। कैसे तो फॉर्मूला बनेगा तो देखें इसका, कि फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने आपको एग्जांपल दी किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पे 2 से 3 बातें, कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या है, जिसको अभी मैंने ओरिजिनल प्राइस लिखा, जो आपकी पहले सेलिंग प्राइस थी, जिस पे आपने कोई चीज़ पहले सेल की है, 100 रुपीज़ मतलब हो गया, माइनस वो प्राइस जिस पे अब आप सेल करने जा रहे हैं, जिसको मैंने क्या नाम दिया, सेल प्राइस का। इन दोनों को माइनस करें तो क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, 100 रुपीज़ की कोई चीज़ थी, कोई बेकरी आइटम है, ठीक है। जब आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल खरीदा तो आपके माइंड में था कि इसको मैंने 100 रुपीज़ का बाय करना है। आपने बैक एंड से आपने 60 का लिया, 50 का लिया, वो आपकी अपनी मतलब जो है वो आपकी डील थी। लेकिन आपने जो अपने माइंड में एक मार्क प्राइस रखी हुई थी वो थी कि मैं इसको 100 रुपीज़ में सेल करूंगा। तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, आपके माइंड में वो बेकरी आइटम 100 रुपीज़ की थी, माइनस अब आपने जब उसको 2-3 दिन गुजर गया, आपको लगता है कि ये बाद में ये ना हो, सेल आउट ही ना हो, या ख़राब हो जाए कोई चीज़, कुछ भी ऐसी रीजन हो सकती हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसको सेल प्राइस पे लगा देते हैं। तो अब मैंने कहा कि 100 रुपीज़ की सेल नहीं हो रही तो 80 की लगा देते हैं, जिससे
मुझे भी प्रॉफिट ही मिल रहा है, मैंने 60 की ली थी पिछले, तो मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो क्यों ना इसको 80 में सेल कर दिया जाए। तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो दैट मीन्स कितने रुपीज़ का आपने डिस्काउंट किया, 20 रुपीज़ का। सो ये डिस्काउंट का प्रॉपर फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही डिस्काउंट की परसेंटेज की बात अक्सर सुनने में आपको आती है। मैंने भी एग्जांपल देते हुए कहा था आपको 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू डिस्काउंट जो आपने अभी अमाउंट जैसे हमने 20 रुपीज जो डिस्काउंट आया था अमाउंट की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय एम डॉट पी का मतलब मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन। यानी अगर आपको ये पता हो कि कितने रुपीस का डिस्काउंट हो रहा है, उसको आप डिवाइड करें जो सेलिंग प्राइस थी, जो मार्क प्राइस जो पहले आपने माइंड में रखी हुई थी, ओरिजिनल प्राइस को हम कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास परसेंटेज आ रही है, कितने परसेंट डिस्काउंट किया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी, उसी एग्जाम्पल को अगर आगे लेके चलूँ तो मैं कहता हूँ 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ, 100 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस थी उस चीज़ की, मल्टीप्लाई बाय 100%। अगेन कैंसलेशन हो जाएगी, ये 100 कैंसिल हो जाएगा इस 100 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 होता है 20%। मतलब मैंने जो चीज़ 100 रुपीज़ की कम करके 80 रुपीज़ में सेल की, तो मैंने कितना डिस्काउंट किया, 20% डिस्काउंट किया। ये डिस्काउंट का प्रॉपर फार्मूला, प्रॉपर टॉपिक है, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम आगे आने वाले एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस में। यहाँ इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मूव करते हैं, नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आपको पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि हर कंट्री अपनी जो आपकी जो आवाम जो उसमें रह रही होती है उनके लिए, जैसे हॉस्पिटल्स और बाकी सब चीज़ें जो बनाते हैं, वो आवाम से ही टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है और बाद में उन्हीं पे वापस इन्वेस्ट किया जाता है। रोड्स बनाई जाती हैं, जितनी भी आपका काम होता है, गवर्नमेंट जो आपको हेल्प आउट करती है डिफरेंट चीज़ों में, वो इसी टैक्स कलेक्शन के थ्रू किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में यही रूल अप्लाई होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स मतलब कोई भी चीज़, जो कोई चीज़ खरीदते हैं आप, गुड्स मीन्स यहाँ पे आप क्वांटिटी या कोई चीज़ ले लें, एंड सर्विसेज जो आपको कोई सर्विसेज दी जाती हैं, कोई आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो किसी भी चीज़ पे जो आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई आप चीज़ खरीद रहे हैं, किसी कहीं से बैठ कर आपने खाना खाया है, कहीं भी आपने कुछ बाय किया है, कहीं भी आपने टाइम स्पेंड किया है, तो दैट मीन्स उस जगह ने, उस कंपनी ने आपको अपनी सर्विसेज दी हैं, उस सर्विसेज के अगेंस्ट आपसे पैसे लिए जाएंगे। और यही आप गवर्नमेंट भी करती है, यही गवर्नमेंट्स के भी रूल है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हर वो चीज़ जो हम खरीदते हैं, हर वो सर्विसेज जो हम लेते हैं, उनके अगेंस्ट जो हमसे टैक्स लिया जाता है, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है GST। शॉर्ट फॉर्म है GST। यहाँ पे इसके बारे में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्लियर होना जरूरी है। GST आपसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जो आपकी बुक है उसमें सिंगापुर गवर्नमेंट की बात हो रही है कि GST जो है वो सिंगापुर गवर्नमेंट लगाती है। आप पे कोई भी आपने कोई चीज़ बाय की, तो इसी तरह हमारी कंट्री के अंदर ही, पाकिस्तान में भी यही है कि आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं, कोई भी कहीं जाते हैं, कहीं खाना खाते हैं, वट एवर, तो आपसे जो GST आपके बिल में ऐड किया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ टैक्स जा रहा होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है कि GST गवर्नमेंट मतलब आपसे लेती है, और इसका एक सेकंड नेम भी है वैल्यू एडेड टैक्स, VAT। कुछ कंट्रीज में इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपसे ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि GST का दूसरा नाम क्या है, तो पता होना चाहिए वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसमें इस बात से जरा आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगी कि वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, कहीं आप गए, आपने कहीं खाना खाया, तो अब आपसे जो रेस्टोरेंट सर्विसेज टैक्स लेंगे वो अलग है। आपने कोई चीज़ बाय की, उस चीज़ की जो अपनी प्राइस है वो तो है ही है, ठीक है, उसमें आप पे जो सर्विसेज हैं वो आप पे ऐड कर दी जाएंगी, और उसके बाद फिर आता है GST जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। तो दैट मीन्स GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। GST बेसिकली आपकी तमाम जो चीज़ आपने खरीदी, जो सर्विसेज आपने ली, उस सब के एंड पे जो आप पे अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई की जाती है एज अ परसेंटेज, उसको कहते हैं GST। अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रेट होते हैं इसके। रेट ऑफ GST जो अभी आपकी जो बुक में लिखा हुआ है दैट इज 17%। मतलब आपने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी आपने सर्विसेज ली, उस पर 17% जो है वो आपसे सिंगापुर प्रॉपर डिटेल लिखी हुई है उसमें कि आपने शुरू में इतने % था, बाद में इतने हुआ, और फिर अब इतना। मतलब हमारी कंट्री में भी अराउंड अबाउट 17 to 18% GST इस वक्त चल रहा है। सो GST रेट पे होता है, मतलब आपने जो भी चीज़ खरीदी उसको 17% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा
आफ्टर एडिंग दी सर्विसेज। सो सर्विसेज और गुड्स को ऐड करने के बाद आप उस पर जीएसटी अप्लाई करते हैं। यहाँ 3 फार्मूलाज हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बुक की पिक्चर लगा दूंगा ताकि बेहतर आपको समझ आ सके कि कैसे वो 3 फार्मूलाज बनते हैं और कैसे हम उनको रियल लाइफ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ 2-3 बातें जो पहले क्लियर करना जरूरी थी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट कलेक्ट करती है आपसे, ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। और जो भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे उसके बाद उस चीज़ पे ऐड कर दें। अब फार्मूला मैं यहाँ पे पेश करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहीं पे इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये जो मैंने आपको बल्कि इसको लिखा है वैसे जो आपको परसेंटेज लिखी हुई है, इसमें फिर आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपने कोई चीज़ बाय की और आप उसको उसमें मतलब ये चीज़ें कैसे ऐड होती हैं। सो ये आपके सामने 3 फार्मूलाज हैं। टोटल अमाउंट पेएबल यानी कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें। आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, हम एग्जांपल के तौर पे अभी जो चीज़ अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि हम कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें अब मार्क प्राइस मतलब जो किसी भी चीज़ जो आपने वहाँ से जाके जो ऑर्डर किया उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसको मार्क प्राइस कहते हैं। फिर कुछ आपको रेस्टोरेंट डिस्काउंट भी, अक्सर मैंने आपको जो पहले पढ़ा चुका, आपको फर्स्ट टॉपिक का डिस्काउंट भी आपको दिया जाता है कि वैसे तो हमारी प्राइस ये है लेकिन बिकॉज हमारे आप रेगुलर कस्टमर हैं या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, या वैसे ही ड्यू टू सर्टन कोई भी आपके ऐसे डेज चल रहे हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट किया जाता है। तो वो आपको अगर डिस्काउंट मिल रहा है किसी जगह पे तो वो डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि लाजमी तो नहीं है जहाँ भी आप जाएं या कहीं भी आप जब कोई चीज़ बाय करेंगे वहाँ डिस्काउंट आपको मिले, तो अगर डिस्काउंट जीरो हो तो यहाँ जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स फिर आपकी मार्क्ड प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस होगी। तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट सिर्फ तब माइनस किया जाएगा जब आप जिस जगह पे जा रहे हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, कहीं पे खाना खाने के लिए, वहाँ पे अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर नहीं तो फिर आप डिस्काउंट की जगह जीरो लिख लेंगे। तो सेकंड बात, पहली बात जो आपको बताना चाहिए कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करना है। फिर उसमें सर्विस चार्ज, जैसे मैंने एग्जांपल की थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं, कोई फूड की आइटम अपने माइंड में आप रखें, इसके ज़्यादा आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। फूड आइटम, अब आपने क्या किया, आप पहले मतलब आप जो मार्क प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस, लेट सपोज 1000 रुपीज़ का आपका ऑर्डर था, कोई चीज़ आपने ऑर्डर की है, डिस्काउंट आपको कोई नहीं मिल रहा है इस वक्त, तो माइनस जीरो का मतलब 1000 रुपीज़ ही आपकी ओरिजिनल प्राइस है। प्लस इसमें सर्विस चार्ज होगा। सर्विस चार्ज क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है, सर्विस चार्ज बेसिकली जो सर्विस की परसेंटेज लिखी होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है मार्क प्राइस से। मतलब वो जो रेस्टोरेंट होगा उसने लिख के लगाया होगा कि हमारी जो आप जिस जगह पे आके बैठ रहे हैं यहाँ पे हमने आपको अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट दिया है, एसी लगा हुआ है, अच्छा मतलब व्यू है, वट एवर जो भी रीजंस हैं उसके आपके सर्विसेज चार्जेस हैं। अब सर्विस चार्ज किसी जगह पे 10% होता है, किसी जगह पे 5% होता है। ये कंपनी टू कंपनी, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ ये डिफरेंट होता है। और ये किस पे अप्लाई होता है, मार्क प्राइस पे अप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने जो सर्विस चार्ज अप्लाई करना है, लेट सपोज 1000 रुपीज़ की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो सर्विस चार्ज अगर 10% है तो उसकी जो परसेंटेज है 10%, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1000 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं था, मैंने पहले बताया आपको, तो डिस्काउंट आपको यहाँ पे कैंसिल कर दें, डिस्काउंट समझे नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से। तो 10% मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, 1000 का 10% कितना बनता है, 100 रुपीज़। तो आप समझें 1000 रुपीज़ आपका अपना बिल बना, 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 करना होता है आपको। मैं करके बता देता हूँ प्रॉपर, क्योंकि एग्जांपल डिटेल आप अगर कर ही रहे हैं तो उसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर। परसेंटेज चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 ताकि खत्म हो जाए ये सिंबल, पता है आपको मेथड। इसके बाद कटिंग हो सकती है, ये जीरो आपका इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 10 10s आर 100, तो दैट मीन सर्विस चार्ज कितने हैं, 100। ये जो ऊपर लिख रहा हूँ ये मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, ये जो है ये रेट को चेंज करने का तरीका है। 1000 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ आप पे जो है वो उस जहाँ पे आप खाना खाने के लिए गए थे उन्होंने सर्विस चार्ज आप पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट है जीएसटी। अब जीएसटी कितना पे करना है आपने, ये अमाउंट की बात हो रही है ऊपर, ठीक है, जो ऊपर वाला फार्मूला है वो अमाउंट वाला है। अब जीएसटी की अमाउंट कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ से, कितना जीएसटी पेएबल है वो पता चलेगा। जीएसटी परसेंटेज, जो भी परसेंटेज चल रही है, लेट सपोज 17% मैंने बात की ऊपर, 17% रेट चल रहा है इस टाइम जीएसटी का, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज। अब ये किस पे लगेगा, मैंने जो शुरू में बात की थी कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, तो जीएसटी सिर्फ मार्क प्राइस पे नहीं लगता बल्कि मार्क प्राइस, अब डिस्काउंट तो यहाँ पे हुआ ही नहीं आपको, मैं ऊपर से बात एक करता आ रहा हूँ, डिस्काउंट को तो कैंसिल कर दें आप इसमें से। तो मार्क प्राइस प्लस सर्विस चार्ज, यानी 1000 रुपीज़ का आपने खाना खाया प्लस 100 रुपीज़ आपसे चार्ज किया उस रेस्टोरेंट ने, तो दैट मीन्स आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 प्लस 100, 1100 से मल्टीप्लाई करना है आपने 17% को। तो जो अमाउंट आएगी वो आपकी जीएसटी पेएबल होगी। अब 17% मल्टीप्लाई बाय 11 का तरीका होगा इसका नेक्स्ट स्टेप में, परसेंटेज का साइन चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1100। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, एग्जाम्पल डिटेल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1100, दिस विल गिव यू योर जीएसटी विच इज इक्वल टू 187। अब देखें 1000 रुपीज़ का आपने खाना जो बाय किया था, जो ओरिजिनल प्राइस थी, 100 रुपीज़ आपसे
जो उस जगह ने जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उन्होंने आपसे वो सर्विस चार्जेस ले लिए, इन दोनों को ऐड करके अब गवर्नमेंट ने आप पे 17% टैक्स अप्लाई किया जो कि बनता है 187। इसमें ये अमाउंट भी ऐड कर दें, अब इन सारों को ऐड करें 187 प्लस 100 प्लस 1000 रुपीज जो आपका अपना फूड आइटम जो थी उसका, तो टोटल अमाउंट पेएबल कितनी हो जाएगी 1287। तो 1000 आपकी अपनी ओरिजिनल प्राइस ये जो आपने खाना खाया है प्लस आपके सर्विस चार्ज प्लस आप पे जीएसटी। सो ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी। तो मैंने प्रॉपर तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया एक एग्जांपल के थ्रू, जिसमें आपको पूरी बात समझेगी कि कैसे आपको जीएसटी आप पे अप्लाई की जाती है, कैसे डिफरेंट चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं कि जीएसटी सिर्फ मार्क प्राइस पे नहीं होती, बल्कि मार्क प्राइस प्लस सर्विस चार्ज पे होती है। सर्विस चार्ज का अपना फार्मूला है, वो कैसे हम निकालते हैं बता दिया मैंने। जो भी परसेंटेज होगी किसी भी क्वेश्चन में उसको मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई करना, अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो माइनस करेंगे, अगर नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे। लेट सपोज यही चीज आपको 1000 के बजाय लगाई जाती 1100 माइनस 100 रुपीज आपको डिस्काउंट कर देते, तो फिर वो आप उसको माइनस 100 करते तो 1000 रुपीज ही वापस बनता। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन के रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसकी आ सकती हैं। सो ये कंप्लीट टॉपिक था जीएसटी का। अगेन बता रहा हूँ, जीएसटी गवर्नमेंट वो जो टैक्स आप पे अप्लाई करती है उनमें से एक टैक्स जो है वो जीएसटी है। अब नेक्स्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स, वो भी बेसिकली गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स ही है, मतलब गवर्नमेंट ही वो भी आप पे लगाती है आपकी इनकम के रिलेटेड। यहाँ पे आपकी बुक में सिंगापुर की बात की जा रही है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पे पूरी बता दी हैं। परसेंटेज भी जो वहाँ लिखी हुई है वो बताइए 17% मैंने जो बुक में लिखी हुई है। सो ये जीएसटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसको कंप्लीटली यहाँ से रेज कर लेते हैं और बात करते हैं इनकम टैक्स की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स। जैसे मैंने ऊपर बात की, ये टैक्स भी आपसे गवर्नमेंट ही लेती है, लेकिन यहां पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि जो चीज आपने बाय की सर्विसेज। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपकी इनकम पे टैक्स है। और ये फिर आपको एक रेट डिफाइन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप पे इतना % टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपकी एनुअल इनकम जो बनती है वो इतनी अमाउंट से एक्सीड कर जाएगी तो आप पे इतने % टैक्स होगा। इसे कहते हैं हम इनकम टैक्स। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि आपकी जो एनुअल इनकम होगी टोटल, जो आपने पूरे साल में कमाई, चाहे आप वो कंट्री के अंदर रहते हुए कमा रहे हैं, चाहे आपने बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं से भी जो आपके पास अमाउंट आ रही है, जो टोटल आपकी इनकम है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक ये है कि रिलीफ्स आपको माइनस कर दिए जाते हैं। रिलीफ्स क्या है? रिलीफ्स वो चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आपकी पर्सनल जो आपकी मतलब जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको माइनस कर दिए जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ हैं वो बिकॉज आप पे डिपेंडेंट हैं तो उनके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आपको माइनस कर दिए जाएंगे। अगर आपके जो है वो चिल्ड्रन है वो स्कूल पढ़ते हैं, कोई उनके मतलब आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपको माइनस कर दिए जाएंगे। कहीं आपने कोई अमाउंट की फॉर्म में कहीं पे आपने मतलब कहीं किसी को कहीं फंडिंग की है, जैसे ईदी सेंटर है, कहीं भी आपने इस तरह के सदका दिया है कुछ भी, तो वो आपको माइनस कर दिया जाएगा रिलीफ्स की फॉर्म में। सो ये वो तमाम चीज़ें जो आपके लिए पर्सनल हैं, जो आपके लिए करना ज़रूरी हैं, वो आपको गवर्नमेंट माइनस कर देती है आपके रिलीफ्स के लिहाज से, और बाकी जो अमाउंट बचती है उस पर आप पे इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये ज़रूरी है कि चार्जेबल इनकम जो होती है, यानी जिस इनकम पे चार्जेबल इनकम, यहाँ पे चार्जेबल का मतलब क्या है, वो इनकम जिस पे आप पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। चार्जेबल इनकम वो अमाउंट जिस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू टोटल इनकम माइनस रिलीफ्स अमाउंट की फॉर्म में होंगे कि आपने लेट सपोज आपकी टोटल इनकम है 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख के चले मंथली हो सकती है, आप इसको 10 लाख कर लें एनुअल। 10 लाख में से आपके रिलीफ आपने पर मंथ जो आपके एक्सपेंडिचर हैं आपने निकाल दिए, 10 लाख में से वो आ जाते हैं आपके 7 to 8 लाख इतने हो जाते हैं, बिकॉज मंथली आपके एक्सपेंडिचर हैं सारे। तो वो आप माइनस करेंगे, जो बाकी आपकी अमाउंट बचेगी 2 लाख, वो आपकी चार्जेबल इनकम है। मतलब फॉर्मूला जो इसकी एग्जाम्पल बनेगी वो क्या बनेगी कि टोटल इनकम आपकी थी लेट सपोज 10 लाख, ठीक है, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, माइनस रिलीफ्स आपके जो आपने अपने एक्सपेंस जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए सारे, जो भी आपने एक्सपेंडिचर्स थे आपके, चाहे वो आपके अपने पर्सनल हों, आपने कहीं कोई चीज़ बाय की हो वट एवर, तो वो आपके बन जाते हैं 7 लाख। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3 लाख। तो ये वो आपकी चार्जेबल इनकम है, ये वो इनकम है जिस पे आप पे गवर्नमेंट आपसे कहती है कि ये आपके पास सेविंग आ गई है, इस पे हमें टैक्स दें। अब इस चार्जेबल इनकम पे किस रेट पे टैक्स लगाया जाता है, यहाँ पे सिंगापुर गवर्नमेंट की बात हुई है, तो मैं चार्ट यहाँ पेश कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ सके। और इस फॉर्मूले को आपने क्योंकि लिख लिया है, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं यहाँ वो चार्ट जो है वो पेश कर देता हूँ।
सो ये वो टेबल है जो आपकी बुक में बना हुआ है। ये सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से एक जो प्रॉपर हर दफ़ा हर गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर ये ऐसा एक चार्ट, ऐसा एक टेबल जो है वो रिलीज़ करती है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी अगर इतनी चार्जेबल इनकम है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका प्रॉपर फॉर्मूला लिख के कि चार्जेबल इनकम कैसे निकलती है। अगर आप टोटल जो आपने इनकम जो आपने अर्न की उसमें से रिलीफ्स को माइनस कर दिया जाए। रिलीफ्स क्या चीज़ है वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं काफ़ी डिटेल के अंदर। सो इंपॉर्टेंट ये है कि अब ऐसा टेबल आपको बताता क्या है कि फर्स्ट 20,000 का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास 20,000 जो है वो चार्जेबल इनकम बचती है प्रॉपर अपने रिलीफ्स निकालने के बाद, तो 20,000 पे सिंगापुर की गवर्नमेंट कहती है इस पे आपको कोई इनकम टैक्स आप पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, जीरो आपने अमाउंट पे करनी है गवर्नमेंट को। सो दैट मीन्स आप पे कोई टैक्स नहीं है। और ये हमारे यहाँ भी होता है पाकिस्तान के अंदर भी कि आपका ऐसा जब टेबल ऐसा चार्ट आपको बताया जाता है तो उसमें होता है कि अगर आपकी इतनी चार्जेबल इनकम है, यानी आपने इतना एनुअल इनकम की तो उनसे रिलीफ माइनस करने के बाद अगर बस थोड़ी सी अमाउंट बचती है तो फिर उस पर आप पे गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई नहीं करती। लेकिन अगर आप जो ही उस रेट को क्रॉस करते हैं, यानी नेक्स्ट 10,000 का मतलब क्या है कि आपके पास 20,000 से ऊपर अगर आपके पास सेविंग आ जाती है, लेट सपोज $23,000 की बात हो रही है, $23,000 आपके पास जो है वो अमाउंट सेविंग में आ गई, यानी चार्जेबल इनकम का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब इसमें जो फर्स्ट 20,000 है वो तो आपके माइनस हो गए, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कितने बच गए आपके पास 3,000। तो ये जो $3,000 हैं इन पे आपको कितना रेट लगाया गया है 2%। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2% के साथ। अगेन वही जो फॉर्मूला आपको पता है कि परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो जो आंसर आएगा वो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसने इसीलिए लिख दिया नेक्स्ट 10,000। अब 10,000 के लिए 2% रेट है, लाजमी नहीं है 10,000 ही हो, 23 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकती है। तो 20,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होगी उस अमाउंट पे कितना परसेंट टैक्स है 2%। और ये कब तक है, जैसे ही आप रीच करते हैं $30,000 तक, यानी टिल 30,000 आपका इनकम टैक्स का रेट है 2%। जैसे ही आप उससे क्रॉस हुए, इसलिए अगले देखें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट $30,000 ये आपको प्रॉपर उसने निकाल के बता दिया अगर आपके पास मतलब 30 से अबव थे। अब यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका 10,000 को मल्टीप्लाई करें 2% से तो आंसर आता है 200। मतलब अगर आपके पास $10,000 जो हैं वो एक्स्ट्रा बच जाते हैं अबव 20, इसको मल्टीप्लाई करें 2% से, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेट चेंज करेंगे परसेंटेज का, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा करके चेक भी कर सकते हैं आप। इसका फॉर्मूला प्रॉपर में सॉल्व करवा दो तो क्या आपको समझ आ जाए इस बात की। परसेंटेज का साइन चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होता है हमें, ये साइन खत्म हो गया समझे। इसके बाद कटिंग होती है, ये 2 zeros इस 2 0 से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 200। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो आपके मतलब 20,000 पे तो कोई टैक्स नहीं था, ये तो जीरो है। नेक्स्ट जो 10,000 बनता है उन पे 2% के हिसाब से कितनी अमाउंट होगी 200। तो इसीलिए अगर अब आपके पास चार्जेबल इनकम आती है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आपकी चार्जेबल इनकम है $35,000, ये आपके पास पूरी एनुअल जो है वो चार्जेबल इनकम है, इतनी सेविंग्स है आपके पास। इनमें से अब जो फर्स्ट 30,000 है, $30,000 जो पहले हैं, उस पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है 200। ये आपको ये चार्ट बता रहा है किस रेट पे 2% पे, वो जो ऊपर लिखा हुआ था। अब 30,000 पे तो 200 हो गया, पीछे कितनी अमाउंट बच गई, 35 में से 30 किया माइनस, पीछे रह गए $5,000। इस पे कितना रेट लगाया हुआ है 3.5%। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.5% से। अगेन आप इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आंसर आप इस 200 में ऐड कर देंगे, तो दैट मीन्स ये आपको टोटल इनकम जो है वो इनकम टैक्स जो है वो आपको पे करना है गवर्नमेंट को। सो ये डिफरेंट चार्ट है, हर कंट्री का ये डिफरेंट होता है, हर बजट में ये दिया जाता है, बताया जाता है कि अगर आपकी एनुअल इनकम इतनी है तो आपको इतना पे करना है, ऐसे रिलीफ को माइनस करना है। हर कंट्री रिलीफ के लिहाज से अपनी जो है वो अलग डेफिनेशन रखती है। किसी कंट्रीज़ में रिलीफ जो है उसमें इंश्योरेंस भी आपकी ऐड है, डिफरेंट चीज़ें, कुछ कंट्रीज़ में ये ऐड नहीं होती। सो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। आपका इनकम का जो चार्जेबल इनकम का जैसे चार्ट बना हुआ है ये भी आपका वेरी करता है, लेकिन मैथड यही है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको मतलब रिलीफ्स को माइनस करना है, अमाउंट निकालनी है, उस अमाउंट पे जितना आपको गवर्नमेंट टैक्स कहेगी उस स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। जैसे देखें जो जो आप बढ़ते जाते हैं, यानी किसी इंसान की कम सेविंग है तो 2%, फिर उससे ज़्यादा अगर होती है 3.5। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं चार्ट यहाँ पे पेश रखूंगा, जब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसमें ये चार्ट को हम सॉल्व करेंगे, या मैं इसका हिंट दे दिया करूंगा, यहाँ से वापस आके आप देख सकते हैं। मैं वहाँ क्वेश्चन में मे भी इस चार्ट को खाली कोट करूँ कि आप वहाँ जाके चेक करें कि क्या लिखा हुआ था कि इस मतलब इतने अमाउंट पे इतना परसेंट रेट है, इतने पे इतना है, ये बात वहाँ पे की जाएगी। सो
इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपकी जो जो सेविंग ज़्यादा होती जाती है, आपका इनकम का जो टैक्स का रेट है बढ़ता जाता है। जैसे अगर आपके पास 1,20,000 रुपीज़ हैं, अब आपके पास कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं आप, $7,950, और ये किस रेट पे है, 11.5%। या मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएगा आपके पास। अगर आपके पास मोर देन 2,80,000 तो फिर आपके पास कितनी, आपको ऑलमोस्ट 36,000 जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो जैसे जैसे आपकी चार्जेबल इनकम बढ़ती जाती है, इनकम टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता है और आपको ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है। इसलिए आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा, जितने भी आपके बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनका इनकम टैक्स साल के बताया जाता है कि इतना ज़्यादा उन्होंने इनकम टैक्स दिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो डॉलर्स में होता है, या हमारी कंट्री में देखें तो रुपीज़ में देखें तो वो मतलब डिफरेंट करोड़ में देख लें, अरब में देख लें, वो डिफरेंट उसको कोट किया जाता है कि इतना इनकम टैक्स पे किया गया डिफरेंट लोगों की तरफ से। तो ये कंप्लीट टॉपिक था इनकम टैक्स का। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, टेबल के लिहाज से पता होना चाहिए, क्वेश्चन में टेबल हम सॉल्व करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ये बात पता हो कि फर्स्ट का मतलब क्या है और नेक्स्ट का मतलब क्या है, यानी जो अमाउंट जिसकी आपको क्वेश्चन में बात की जाएगी, जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी, 35,000 डिफरेंट जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, कि उसमें से आप वो जो पहली अमाउंट जो टेबल में लिखी हुई है उसको माइनस करें, उसके सामने आसानी के लिए आपका रेट लिख दिया गया, जैसे मैंने अभी आपको 35,000 की एग्जाम्पल दी थी, तो फर्स्ट 30 को माइनस कर दें, उसका रेट पता है, नेक्स्ट जो अमाउंट बचती है उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर दें। बड़ा सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका इनकम टैक्स का प्रॉपर टॉपिक था। अब मैं यहाँ से इसको रेज कर लेता हूँ, इस इनकम टैक्स के टेबल को भी रेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हमारा टॉपिक है कमीशन। कमीशन के बारे में शुरू में आपको बता चुका कि कमीशन वो अमाउंट है जो आप किसी एजेंट को पे करते हैं आपकी जगह कोई काम करने पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल करनी है। अब होगा क्या कि अगर आप बिजी हैं फॉर सम रीज़न, आपके पास ऐसे लिंक्स नहीं है, आपको पता नहीं है क्या मार्केट है, कहाँ जाके मैंने सेल आउट करना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने जाते हैं अपने मार्केट में, वहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस हैं, वहाँ जाके आप उनको बताते हैं कि मेरे को प्रॉपर्टी है, उसे मैं सेल करना चाहता हूँ। तो आपसे पूछेंगे आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट, या आप कितना प्रॉपर्टी पे आप चाहते हैं कितने की वो सेल करनी है। लेट सपोज आप सेल करना चाहते हैं 80 लाख, ठीक है, 80 लाख की आपने को प्रॉपर्टी सेल करनी है। अब जो एजेंट होगा वो आपसे इस काम को करने के कमीशन लेगा। उस कमीशन का एक रेट है जो फाइनलाइज किया हुआ होता है पहले ही। जैसे हमारे यहाँ कमीशन जो है वो चलता है 10%, आई थिंक नॉर्मली जो मार्केट में चलता है, अगर ना भी हो तो 15 होगा, 20 होगा, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। कमीशन 10% है, दैट मीन्स वो जो एजेंट है जो आपकी जगह जो काम करेगा, जो सेल करेगा आपकी प्रॉपर्टी को, वो आपसे इस अमाउंट का 10% सेल करने पे लेगा। और प्रॉपर्टी डीलर तो ये इनका जो रूल है वो ये होता है कि ये प्रॉपर्टी जो सेल कर रहा है, सेल आउट उससे भी लेते हैं, और जो प्रॉपर्टी बायर होता है वो भी तो यही करेगा, वो भी तो उसको प्रॉपर्टी अगर बाय करनी है, अब कहीं वो बायर तो कहीं मतलब सेल आउट तो नहीं हो रही होती, कहीं ऐसी कोई मार्केट तो है नहीं, फिर आप क्या करते हैं, आप जाके बताते हैं प्रॉपर्टी डीलर को कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर कोई सेल कर रहा हो तो मुझे बताना। तो वो जो एजेंट है वो डबल रोल प्ले करता है, यहाँ से जो सेलर होता है उसको भी टेबल पे लेके आता है, जो बायर होता है उसको भी टेबल पे लेके आता है, जब वो आमने सामने, बिकॉज वो एजेंट ही वो रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो इस काम को करने का कमीशन लेता है। वो डिफरेंट कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में होता है, 10%, 15%, 20%, वो जो भी प्रॉपर्टी होगी 1%, जो भी एक रेट है फिक्स होता है, पहले बताया जाता है। उसके हिसाब से अगर तो उनकी वो डील बन जाती है, वो सेल आउट करते हैं, तो फिर आपको 10% कमीशन एजेंट के तौर पर मिल जाता है फ्रॉम सेलर एंड फ्रॉम बायर एज वेल। सो ये कमीशन का प्रॉपर टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, जस्ट पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं और थ्रू एजेंट कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, तो फिर हमें उस एजेंट को कमीशन पे करना पड़ता है। वो कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में होता है। ये बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल है, आपके पेरेंट्स या आपने खुद कभी ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि ऐसे कमीशन आपसे लिए जाते हैं। कोई भी अगर एजेंट आपकी जगह काम, सबसे अच्छी जो एग्जांपल थी ये प्रॉपर्टी डीलर की थी जो मैंने आपको दे दी है। अब हम मूव करते एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस की तरफ, जहां आप डिटेल में डिस्काउंट, ये जो आपका GST टैक्स है, उसके बाद इनकम टैक्स, कमीशन, इन सब चीज़ों को अप्लाई होते हुए देखेंगे। चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में क्लियर कर दी हैं। आगे भी इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे, इन्हीं फार्मूलाज को, इस टेबल को ज़्यादा समझना जरूरी था। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है एक्सरसाइज की तरफ, आप फिर मूव कर सकते हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अ नेकलेस प्राइस्ड एट $580 इज सोल्ड फॉर $464। प्राइस मतलब पहले उसकी इतनी प्राइस थी, ड्यू टू सम रीजन हमने उसको कम कीमत पे सेल किया 464। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है। परसेंटेज डिस्काउंट यानी डिस्काउंट परसेंटेज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का आपको साइन लगाना होता है। अब डिस्काउंट किसके इक्वल होती है, यहाँ पे फॉर्मूले में इसी जगह पुट कर लेते हैं, या अलग से भी आप डिस्काउंट को फाइंड कर सकते हैं। पहले डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड कर लें, उसको फिर मार्क प्राइस से डिवाइड कर दें। तो क्यों ना यहीं पे सॉल्व कर लें। कैसे डिस्काउंट कैसे फाइंड होता है? डिस्काउंट फाइंड होता है अगर आप मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दें, माइनस सेल प्राइस, और डिवाइड में आपका ये फॉर्मूला चलता जा रहा है, दैट इज मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब कितनी मार्क प्राइस थी आपके पास? $580, ये आपकी पहले ओरिजिनल प्राइस थी, माइनस कितने में सेल किया आपने? $464 में, डिवाइडेड बाय कितनी मार्क प्राइस थी? अगेन वही चीज, $580 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये जो ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली डिस्काउंट फाइंड कर रहे हैं हम, जो सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला है। अब इसको माइनस करें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 580 माइनस 464, this will give you $116 divided by $580 multiply by 100%। ये डॉलर का साइन इस साइन से कैंसिल, 116 को 580 से डिवाइड करें, जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, तो कितना डिस्काउंट हुआ आपको? दिस इज इक्वल टू 20%। और यही आपसे पूछा गया था कि कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ है, तो हमने फाइंड कर लिया। जो शुरू में लिखा था डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, आंसर आया। ये पहले दोबारा अगेन बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, लेकिन आपको डिस्काउंट यहाँ मैंने जो लिखा ये उसका फॉर्मूला है, ये डिस्काउंट ये उसका फॉर्मूला, और यहाँ उसको माइनस किया। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप ये फॉर्मूला लिखने के बाद डिस्काउंट को अलग से पहले फाइंड करें, उसकी वैल्यू फाइंड करके अगेन उसको एंड पे डिवाइड करें, तब भी आंसर यही आएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको जस्ट डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करके उसके थ्रू उसकी परसेंटेज निकालनी थी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2, the mark price of a folding table at a hypermarket is $45. The hypermarket gives a 12% discount during a sale. Find the sale price of the folding table. दो यहाँ पे फॉर्मूलाज या दो मेथड अप्लाई हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट तो ये है कि आप प्रॉपर जो फॉर्मूला अभी पीछे हमने डिस्कस किया, डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि आपको पता है वो गिवन है, विच इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय, वहां से आप डिस्काउंट पहले निकालें और फिर डिस्काउंट के फॉर्मूला से आप सेल प्राइस निकाल लें। एक तो ये तरीका है। सेकेंडली आपको पता है कि मार्क प्राइस जिसको हम M.P लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको गिवन है $45, डिस्काउंट आपको हुआ 12%, तो डिस्काउंट की परसेंटेज भी लिख लें, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%। ये जरा शॉर्ट मेथड है और इफेक्टिव है, बड़ा सिंपली आपको समझ आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? सेल प्राइस। अब सेल प्राइस किस पे आपको फाइंड होती है? एक्सरसाइज 3 ये आपने प्रॉपर सॉल्व की। सेल प्राइस आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसी पे डिस्काउंट होता है ना। अगर आपको लॉस प्रॉफिट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो ओरिजिनल प्राइस जो होती है वो होती है 100%, यानी 45 जो डॉलर लिखा हुआ है ये उसकी 100% ओरिजिनल प्राइस थी, ऐसा ही है। डिस्काउंट आपको हुआ 12%, दैट मीन ओरिजिनल प्राइस में से आपने 12% माइनस कर दिया। अगर इसको आप माइनस करके जो परसेंटेज आती है दैट इज 88%, ये अब मल्टीप्लाई करेंगे मार्क पैसे, तो आपको सेल प्राइस मिल जाएगी। ये फॉर्मूला आपने पहले सॉल्व भी किया हुआ है, सो ये भी अप्लाई हो सकता है। और फिर सेकंड फॉर्मूला पहले आपको बता चुका हूँ, वो भी अप्लाई, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप सिंपली उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ में जरा इसको जब लिखूंगा सोल्यूशन में तो क्या लिखूंगा कि 100% ओरिजिनल प्राइस थी आपकी, जो मार्क प्राइस थी, इसमें से 12% डिस्काउंट को माइनस करें, और ये किस पे होता है? ऑफ मार्क प्राइस, यानी ये जो कुछ हो रहा होता है ये मार्क प्राइस पे हो रहा होता है, तो आपको आंसर क्या मिलता है? सेल प्राइस मिलती है आपको हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें, 100 माइनस 12% क्या होता है? 100 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 88%, मल्टीप्लाई मार्क प्राइस क्या थी आपकी? $45, यानी $45 में से हमने 12% जो है वो डिस्काउंट किया है। परसेंटेज चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है? डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय $45, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेल प्राइस जो कि आपको फाइंड करनी थी, S.P। अब यहाँ पे इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 45, दिस विल गिव यू 39.6। तो $39.6 इज इक्वल टू सेल प्राइस, ये आपका आंसर था जो आपको फाइंड। बड़ा इफेक्टिव और शॉर्ट मेथड, बिकॉज आपने 3A में ये चीज़ पहले अप्लाई की हुई है, तो इसलिए मैंने आपको ये अप्लाई करवाई है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ सेकंड जो मेथड है वो भी अप्लाई किया जा सकता है। वो क्या है, जरा मैं उसके साथ हिंट दे देता हूँ आपको, कि वो ये होगा कि आप डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज, ये आपको पता है परसेंटेज 12%, मार्क प्राइस आपको पता है दैट इज 45, तो यहां से आप डिस्काउंट की वैल्यू निकालें,
ठीक है, अमाउंट की फॉर्म में आपको डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। उस डिस्काउंट का जो आंसर आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब अगेन आपको डिस्काउंट का आंसर पता है, मार्क प्राइस पता है, सेल प्राइस को आप वहां ले जाके जैसे हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, ये भी आपने 3A में किया हुआ है। सो इससे सॉल्व करके भी आप सेल प्राइस निकालेंगे तो आपका आंसर वही है। अगर यहाँ पे आया है $39.6, दोनों आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं डिटेल के अंदर, जो भी आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3. During a sale, there is a discount of 7% on a television set. If the discount is $49, find part 1 the mark price, part 2 the sale price of the television set. अब यहाँ में जो सेकंड मेथड की मैंने बात की, आपको जो मैंने ऊपर सॉल्व करवाया था, वो यहाँ में क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने बात की वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। रीज़न क्या है कि डिफरेंट मेथड्स आपको बताने का, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने का आपको जस्ट जो एक तरीका है वो यही कि आपको ये चीज़ आपके माइंड से निकल जाए कि आपने कोई एक मेथड ही अप्लाई करना है या उसी से सही आंसर आ सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप डिफरेंट मेथड भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको चीज़ पता है कि आप क्या चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कैसे आपने फार्मूलाज में अननोन को फाइंड करना होता है, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होता है क्रॉस में, फिर आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें, पता क्या है, आपको डिस्काउंट की परसेंटेज भी पता है और डिस्काउंट की अमाउंट भी पता है, और फाइंड क्या करना है आपने, मार्क प्राइस। मैंने 3A में एक बात की थी कि हमेशा किसी भी फार्मूला में अननोन एक ही होता है। तो अगर मैं फार्मूला लिखूं, पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहा हूं, तो उसमें फार्मूला है कि डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट की जो अमाउंट होती है उसको अगर डिवाइड किया जाए मार्क प्राइस से और मल्टीप्लाई किया जाए 100% से, तो आपके पास आंसर आता है। ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट की परसेंटेज पता है, कितनी, 7%, इज इक्वल टू डिस्काउंट की अमाउंट भी पता है $49, क्या नहीं पता, मार्क प्राइस। तो अगेन देखें, अननोन एक ही हुआ ना, यहाँ पे भी अननोन आपका फॉर्मूले में एक ही रहेगा। उसको अब आपने सॉल्व कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसको मैनिपुलेट करना आता है या नहीं, मैनिपुलेट मतलब कि आपका फॉर्मूला को अरेंज करना आता है या नहीं, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे देखें, अननोन कौन है, मार्क प्राइस। हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स के अंदर कि अननोन को आपको सिंगल आउट करना होता है, एक तरफ ले करना, तो उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो रही हो। अब यहाँ तो ये मार्क प्राइस डिवाइड में है, वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 7% मल्टीप्लाई मार्क प्राइस इज इक्वल टू $49 मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन लगा लें और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट उस तरफ सॉल्व कर लें। क्या लिखा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, अब ये मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी है। मैंने क्या बताया, अननोन को अलग करना, तो 7% यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अगेन लिखा जाएगा मार्क प्राइस जो कि हमें फाइंड करनी थी इज इक्वल टू $49 मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइड बाय 7%, जो यहाँ से डिस्काउंट का रेट था वो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन इस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 7। कटिंग कर सकते हैं, रोटर भी यूज कर सकते हैं, बड़ा सिंपल कटिंग है तो कटिंग कर लेते हैं। 7 1s are 7, 7 7s are 49, तो यहाँ आ गया $7 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स मार्क प्राइस इज इक्वल टू $700, और यही हमें फाइंड करनी थी। यही हमारा फर्स्ट पार्ट जो था हमसे पूछा गया था। तो मतलब कि जो हमें टीवी जो है, जो टेलीविजन सेट है वो 7% डिस्काउंट पे मिला, उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, $700। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसी चीज को अप्लाई करते हुए हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। हमें क्या फाइंड करनी है, सेल प्राइस। अब यहाँ हमें जितनी चीज़ें क्लियर थी वो मिल चुकी हैं, मतलब क्या क्या पता है हमें मार्क प्राइस जो भी हमने फाइंड की दैट इज़ $700, हमें डिस्काउंट की अमाउंट पता है दैट इज़ $49। अब फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि डिस्काउंट का फार्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट कितना हुआ आपको, $49 का, मार्क प्राइस कितनी है, $700, माइनस सेल प्राइस आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ दो डिफरेंट बातें हो सकती हैं। इस 700 को मैंने बताया अननोन को आपको अलग करना है, 700 वहाँ ले जाएं, माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, वो नेगेटिव यहाँ वाला और इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे भी आंसर। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप सेल प्राइस को पहले इधर ले जाएं पॉजिटिव करने के लिए। तो $49 ये माइनस SP था, तो यहाँ जाके प्लस मतलब सेल प्राइस हो जाएगा, यहाँ रह गया $700। क्या चीज़ फाइंड करनी है आपको, सेल प्राइस। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 49 इधर ले आए, तो आपको अब क्या मिल जाएगी, सेल प्राइस दैट इज इक्वल टू $700, और ये इक्वेशन की वजह से $49 यहाँ आके माइनस होगा। अब सेल प्राइस विल बी इक्वल टू, अगर आप माइनस करें 700 से 49 तो कितना आ जाता है, $651, एंड दैट इज योर आंसर। मतलब जो टेलीविजन सेट
$700 का था वो 7% डिस्काउंट के हैं या $49 का डिस्काउंट के हैं, बात तो एक ही है। इतने डिस्काउंट के बाद $651 पे आपको सेल आउट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन की प्रॉपर सेंस है। अब यहाँ मैंने आपको डिटेल जो मेथड था मैंने सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन 2 से थोड़ा डिफरेंट। क्वेश्चन 2 में मैंने आपको 3A वाला मेथड अप्लाई करवाया और साथ ही बता भी दिया कि सेकंड भी अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन 3 में मैंने डिटेल में ही अप्लाई कर दिया। अब दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. A microwave oven cost $270 before GST. Assuming that GST is at 7%, find the total amount of money Ethan has to pay for the microwave oven. अब यहाँ मैंने जो आपको शुरू में बात की थी वो फार्मूलाज आपको याद रखना है। वो जो टेबल था आपको याद रखना है। जहाँ भी क्वेश्चन GST का आएगा आपके माइंड में वो जो 3 बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट पेएबल कितनी होती है, उसमें जो आपकी सर्विसेज टैक्स हैं, जो आपकी डिस्काउंट प्राइस है, सब कुछ आपके माइंड में आ जाना चाहिए। फार्मूलाज एकदम रिकॉल करना है आपने। अगर नहीं हो रहे तो आप वापस वीडियो में प्रीवियस जाके वहां जाके आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब यहाँ देखें कोई डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ पूछा जा रहा है कि अगर आपकी कोई माइक्रोवेव ओवन है उसकी 270 प्राइस है बिफोर जीएसटी, अभी उस पर जीएसटी नहीं लगा और जीएसटी का प्राइस जो रेट है वो है 7%, यानी यहाँ पे अभी कोई सर्विस टैक्स भी ऐड नहीं किया जा रहा। आपसे जो जिस शॉप से आप खरीद रहे हैं वहाँ पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगा रहे। तो सिर्फ यहाँ 2 बातें हो रही हैं, एक मार्क प्राइस पता है आपको, एक आपको जीएसटी का रेट पता है। तो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है माइक्रो ओवन के लिए वो हमें फाइंड करना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपको बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपको जीएसटी पेएबल कितनी है, यानी जीएसटी आपको तो रेट पता है ना कि जीएसटी है 7%। और जीएसटी किस पे अप्लाई होती है, फार्मूले में चेक करें कि आपको जो जीएसटी का रेट होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्जेस। अब यहाँ ना तो डिस्काउंट है ना सर्विस चार्ज, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे मार्क प्राइस जो कि बनती है $270। अगर डिस्काउंट की बात होती, सर्विस चार्ज की होती बात तो हम उसको सॉल्व करते। अब परसेंटेज को चेंज करने के लिए 7/100 मल्टीप्लाई $270, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 270, दिस विल गिव 18.9, दैट मीन्स $18.90। ये आपके पास जीएसटी पेएबल है, 7% रेट पे आपको जीएसटी कितनी पे करनी पड़ेगी, ये मैं साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको जीएसटी की जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो है $18.90। अब आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि जीएसटी कितना पे करना है, आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है आपने। तो इसको रेस कर लें, अब यहीं पे लिखें टोटल अमाउंट पेएबल कि जो आपने टोटल अमाउंट पे करनी है इज इक्वल टू $270 का माइक्रोवेव ओवन था प्लस $18.90 आप पे जीएसटी अप्लाई हुआ, तो इसमें 270 ऐड कर दें, दिस विल गिव यू 288.90, $288.90। ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया कि इतने में आपने इतना मतलब आपको माइक्रोवेव ओवन जो है वो जीएसटी ऐड करने के बाद इतने का आपको कॉस्ट आएगी उसकी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5. An electronic gadget is sold for $1391 inclusive of 7% GST। मतलब अब यहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे आपको जब कोई बिल आपको पे करना होता है तो उसमें जीएसटी ऑलरेडी ऐड करके बताया जाता है। जो गैजेट की अपनी प्राइस होगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की वो आपको नहीं पता, अभी आपको ये पता है कि 7% जीएसटी लगाने के बाद आपको जो है वो 1391 का ओरिजिनल बिल आया, वो आपने पे कर दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं वो गैजेट कितने का था, यानी इसका ऑपोजिट है जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन किया। यहाँ पे आपको जीएसटी माइनस करना पड़ेगा 7%। तो अभी जो आपने अमाउंट पे की वो कितनी है, 100% जो ओरिजिनल प्राइस थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो हिंट है वो बता रहा हूँ, बार बार चेंज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको दोनों मेथड पता हूँ, अब दोनों को अप्लाई कर सकें। 100% गैजेट की ओरिजिनल प्राइस है प्लस 7% आपकी प्राइस है जीएसटी की। ये टोटल अमाउंट आप लगाते हैं किस पे, मार्क प्राइस पे, क्योंकि आपको जो आपका जीएसटी होता है मार्क प्राइस पे होता है, क्योंकि डिस्काउंट की तो बात यहाँ हो नहीं रही, ना आपको सर्विस चार्जेस हैं। ये सब कुछ मिला के आपने $1391 जो है ये आपने पे किया उसको, यानी 100% गैजेट की प्राइस प्लस 7% जीएसटी मिला के ये अमाउंट आपने पे की। ये कितना बन जाता है, ये बनता है 107% मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू $1391। मतलब ये सिर्फ मार्क प्राइस नहीं है 1391, बल्कि 7% जीएसटी ऐड होके है। आपको क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस। तो ये 107% जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उससे पहले एक और काम भी कर लें, परसेंटेज का साइन चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 100 करते हैं,
multiply by mark price, this will be equal to $1391. नेक्स्ट स्टेप आपको जो आता है अन्न उसको अलग करना होता है, मतलब सिंगल आउट करना होता है। ये 100 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहां से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये 107 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ एक और बात सीख लें और याद रखें, जब भी फ्रैक्शन जो है वो पूरी वहां जाती है इक्वेशन के, तो दैट मीन उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, वो उलट जाती है। मतलब मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू $1391 मल्टीप्लाई बाय 100 चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और ये जो 107 था ये कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ इसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है। आपने जस्ट 1391 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर दें 107 के साथ, तो 1300 वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गैजेट, यानी आप इसके आगे लिख सकते हैं दैट इज $1300, और ये आंसर था। मतलब 1300 का जो गैजेट था वो 7% का GST लगाने के बाद कितने का मिला था आपको 1391 का। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग टेबल 3.1। अब ये किसकी बात हो रही है, इनकम टैक्स के जो टेबल था हमारा उसकी। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल गिवन द फॉलोइंग चार्जेबल इनकम्स। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बता दिया गया कि कोई भी एक जो पर्सन है उसकी टोटल इनकम में से रिलीफ माइनस करके, ये डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट 4 पर्सन अपने माइंड में रखें एग्जाम्पल के तौर पर कि ये उनकी चार्जेबल इनकम है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। अब आपने जस्ट वो टेबल यूज करते हुए बताना है कि ये 4 डिफरेंट केसेस में कितनी जो टोटल इनकम टैक्स है वो कितना पे करना पड़ेगा हमें। सो यहां से पहले टेबल पेस्ट कर लेते हैं। अब इस टेबल को यूज करते हुए हमें डिफरेंट केसेस को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, कि अगर किसी पर्सन की 25,400 चार्जेबल इनकम है, चार्जेबल दैट इज $25,400। अब देखें फर्स्ट 20,000 जो है उस पर 0%, तो 25,000 इसी केस में आएगा ना फर्स्ट वाले के अंदर। यानी इसमें से आप इसको लिखते हुए ऐसे लिखें कि आपके पास जो चार्जेबल इनकम है वो कैसे लिखी जाएगी, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे कि फर्स्ट $20,000 जो हैं उन पे 0 इनकम टैक्स है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आगे। नेक्स्ट आपकी कितनी अमाउंट बच जाती है 25,400 में से करें 20,000 माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,400। कैलकुलेटर अपने पास प्लेस कर लें और इसको सॉल्व करते जाए। 25,400 माइनस 20,000 विल गिव यू 5,400। इस पे रेट क्या होगा, इस पे रेट है आपका 2%, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि नेक्स्ट 10,000 के दरमियान में अगर वैल्यू हुई तो हम उसका रेट रखेंगे 2%। तो 2% मल्टीप्लाई बाय $5400। नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज को चेंज करने के लिए 2/100 मल्टीप्लाई $5400। कटिंग हो सकती है, सिंपली आप इसको डिवाइड कर लें, 2 डिवाइडेड बाय 100, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करें 5400, दिस विल गिव यू 108। तो $108 आपका 2% के हिसाब से इस अमाउंट पे इनकम टैक्स बनता है। अब आपका इस अमाउंट पे कोई इनकम टैक्स नहीं, तो टोटल इनकम टैक्स कितना हुआ, टोटल इनकम टैक्स तो आपसे पूछा गया था कि कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू 0 plus 108 that will give $108 and that is your answer। यानी ए पार्ट में अगर किसी बंदे की 25,400 चार्जेबल इनकम है तो उस पर कितनी अमाउंट पे होगी, उस पर अमाउंट इनकम टैक्स की पे होगी $108। ये था फर्स्ट पार्ट, इसको रेज कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट पे। इनफैक्ट आप इसको रेस करें बिकॉज सेकंड पार्ट में भी चार्जेबल इनकम तो यही रहेगी, और उसमें भी आपके पास फर्स्ट जो अमाउंट होगी उसको भी लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट जो अमाउंट होगी उसको भी आपको सॉल्व करना होगा। सो बस मैं ये रेस कर रहा हूँ ताकि बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। कैसे, यहाँ पे आप चेंज करके लिख लें बी पार्ट। अब यहाँ चार्जेबल इनकम कितनी है आपकी, चार्जेबल इनकम है $38,400। अब फर्स्ट, अब देखें 38,400 कहाँ लाया करता है, 30 और 10 इस ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट 30,000 जो है डॉलर, फर्स्ट जो 30,000 है उन पे कितना इनकम टैक्स है 2% के हिसाब से 200, ये फिक्स है। यानी $30,000 आप पे अगर आपके पास हो चार्जेबल इनकम तो 200 इनकम टैक्स आपको पे करना ही करना है। पहले तो 0 था ना इसलिए 0 लिखा था मैंने। अब नेक्स्ट बताएं 38,400 में से अगर माइनस करें
तो कितना बचेगा पीछे 8400। नेक्स्ट माइनस करके चेक भी कर सकते हैं आप, वैसे नजर आ रहा है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब 8400 यानी इस कैटेगरी में लाई करता है। यहाँ क्या रेट है 3.5, तो 3.5% मल्टीप्लाई कितनी अमाउंट है $8400। 3.5 का मतलब परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई $8400 ऐसे लिखेंगे। 3.5 डिवाइडेड बाय 100, जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करें 8400, दिस विल गिव यू 294 और ये क्या है डॉलर। अब टोटल इनकम टैक्स अगेन क्या हुआ, टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू 200 पहले था 294 अब है, तो दैट मीन्स 200 प्लस 294 विल गिव यू $494। यही आपका आंसर है। इतना आपको टोटल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी कितनी चार्जेबल इनकम है 38,400, बिकॉज ये इस ब्रैकेट में लाया करती थी और ये हमने सॉल्व कर लिया बी पार्ट। अब यहीं से इसको चेंज कर लें, सी पार्ट में क्या होगा चार्जेबल इनकम आपकी चेंज हो जाएगी। अगेन यहाँ फर्स्ट जो अमाउंट है ये चेंज होगी, आपकी ये जो अमाउंट है ये चेंज हो जाएगी, और यहाँ आप जो रेट अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपका चेंज हो जाएगा, और टोटल इनकम टैक्स जो आएगी उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो यहाँ मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूँ बाकी सब चीज़ों को। अब नेक्स्ट देखें सी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। सी पार्ट में चार्जेबल इनकम है $72,000। फर्स्ट अब देखें ये किस ब्रैकेट में लाई करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए। तो 72,000 का मतलब है 40 प्लस 40 80, यानी इस ब्रैकेट के अंदर अंदर आपकी अमाउंट आती है। तो 72,000 में से जो फर्स्ट 40,000 है इस पे देखें क्या इनकम टैक्स है 550, ये फिक्स है। तो इसको मैं अगर इसको डिवाइड करूं, यानी 72,000 में से जो फर्स्ट 40,000 बनता है इस पे तो आपका फिक्स आप पे इनकम टैक्स है $550। नेक्स्ट अब देखें कि 72,000 में से 72,000 माइनस फर्स्ट 40,000 विल गिव यू 32,000। अब जो नेक्स्ट $32,000 हैं इस पे आपको उन्होंने रेट बता दिया 7% के रेट के हिसाब से आपसे इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें $32,000 से, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ये दिया जाएगा चार्ट जो होगा, या ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 7%, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड $32,000, दिस विल गिव 32,000, उसको मल्टीप्लाई कर लें 32,000 मल्टीप्लाई बाय 7, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 100, दिस विल गिव यू $2,240। इसको ऐड कर लें 550 में, बिकॉज आपको टोटल इनकम टैक्स चाहिए। तो टोटल इनकम टैक्स विल बी इक्वल टू $550 प्लस $2,240 एंड दिस विल गिव यू द आंसर विच इज डॉलर कितना बनता है 2,240 में 550 ऐड करें एंड दिस विल गिव यू $2790, और यही आपका आंसर है। इतना इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी चार्जेबल इनकम कितनी है 72,000। अब मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। अगेन आपको सी पार्ट की जगह चार्जेबल इनकम आपकी चेंज हो जाएगी। ये जो फर्स्ट अमाउंट है नेक्स्ट अमाउंट ये चेंज होगी, ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन और रेट अप्लाई किया ये चेंज होगा, और टोटल इनकम टैक्स का आंसर चेंज होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारी अब इनकम टैक्स जब डिवाइड करेंगे तो किन दो पार्ट्स में आती है। डी पार्ट में आपके पास है $1,05,000। ये अगर आपके पास चार्जेबल इनकम हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें ये किस ब्रैकेट में लाई करते हैं। 1,05,000 दैट मीन्स ये वाली ब्रैकेट, बिकॉज 80 प्लस 40 मीन्स 1,20,000, तो 120 से ये मतलब 80 से अबव है और 120 से नीचे है, तो ये ब्रैकेट जो है ये लाई करती है 105 के लिए। इसका फर्स्ट जो 80,000 है उस पर तो फिक्स रेट है इतना, तो वो लिख लेते हैं फर्स्ट $80,000 जो होंगे इस अमाउंट के उस पर तो फिक्स रेट लिखा हुआ है $3,350। ये इनकम टैक्स आपसे लिया जाएगा फर्स्ट 80 पे। अब 1,05,000 जो अमाउंट है उसका रेट यहाँ देख लें 11.5 है। अब यहाँ माइनस करें 1,05,000 माइनस 80,000 विल गिव यू 25,000। तो नेक्स्ट जो 25,000 अमाउंट है इस पे कितना रेट बताया जा रहा है आपको 11.5। 11.5% मल्टीप्लाई करें इस अमाउंट के साथ, दैट इज $25,000। 11.5 को चेंज करने का मतलब इसको डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई
25,000 लिखा हुआ है, इसको 11.5 से मल्टीप्लाई कर लें, 11.5, फिर इसको डिवाइड कर लें 100 से, दोनों तरफ से सभी आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर सेम ही आता है, दैट इज $2875। अब टोटल इनकम टैक्स क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना, तो यहीं पे ऐड कर लें, 2875 प्लस ये जो फर्स्ट अमाउंट थी 3350, चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। सो ये टोटल इनकम टैक्स आ गई आपकी, दैट इज 6225, ये आपका आंसर है जो कि इसको और इसको ऐड करने से आया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत डिटेल में हमने इसको सॉल्व किया, बिकॉज टेबल आपको देखना था, साथ आपको देखना था किस ब्रैकेट में लाए करते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो बड़ा आसान है, जो भी आपकी अमाउंट है देखें, वो अगर फर्स्ट पार्ट में डिवाइड हो, दो पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला के क्या उस अमाउंट के अंदर ही वो रहते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट क्वेश्चन जो थे, फर्स्ट यहाँ पे था आपका, फिर यहाँ पे वो थर्ड इस ब्रैकेट में आया, उसको आपने सॉल्व किया। सो ये आपके डिफरेंट क्वेश्चन थे। अब आपने क्या करना है, इस टेबल को आपके माइंड में ये स्केच बनाना चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी आए, आपको ये टेबल गिवन हो अगर पेपर में या कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आपको जस्ट ब्रैकेट, आपको परसेंटेज फर्स्ट और सेकंड हाफ में डिवाइड करना, जो रेट चल रहा है उसको आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस। अब शुरू में जो बात की थी आपकी, वही कमीशन का टॉपिक भी आ गया कि प्रॉपर्टी एजेंट है जो एक घर को सेल करने पे 2.5% जो है वो चार्ज कर रहा है। गिवन दैट द एजेंट सेल्स अ हाउस फॉर $6,50,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव्स। अगर वो जो घर है वो सेल होता है $6,50,000 का, तो आपने ये बताना है कि कितना कितना कमीशन मिलेगा अगर कमीशन का रेट 2.5% है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट क्या करना है आपको, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट, क्या पता है आपको, सेलिंग प्राइस, तो अमाउंट जो आपको मिलेगी वो इसी में मिलेगी ना, सेलिंग प्राइस पे जो मिलती है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू जो रेट है, क्या रेट चल रहा है, 2.5%, और किस पे आपको मिलता है, जो सेलिंग प्राइस होती है $6,50,000। यहाँ मैं लास्ट में डॉलर का सिंबल जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई $6,50,000। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 65030, दैट मीन्स $16,250। ये वो अमाउंट है जो कमीशन मिलेगी, $16,250, ये आपका आंसर आ गया। इतनी अमाउंट मिलेगी प्रॉपर्टी का जो एजेंट है उसको, सिर्फ सेल करने पे, $16,250। इट्स अ वेरी गुड, जो है वो अच्छा बिजनेस है, आप किया जा सकता है, जिसमें अच्छी इनकम है। सो सेकंड क्या है, ऑन अनदर ओकेजन ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ $12,000। अब यहां आपको अमाउंट बताई जा रही है, परसेंटेज नहीं पता। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, ऑपोजिट हो गया। अब आपको सेलिंग प्राइस बतानी है, अगर आपको मतलब जो कितने में वो घर बिका, जैसे यहां बता था हमें कि 6 लाख जो 50,000 है वो अमाउंट है, जिसमें अमाउंट वो जो घर जिसमें सेल हुआ है, तो यहाँ इसको ऑपोजिट है, इसको यहां से खत्म कर लेते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको बी पार्ट अगेन देखें। बी पार्ट में 12,000, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो यही है, उसका मतलब है कि रेट तो सेम चलेगा, यानी क्वेश्चन की जो मेन थी वो यही कि प्रॉपर्टी एजेंट सेम है। ऑन अनदर ओकेजन ही रिसीव्स, यानी वही एजेंट है जिसका रेट सेम है 2.5% मार्केट के हिसाब से, अब वो मतलब रिसीव करता है कमीशन। तो 2.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब अगर वो 2.5% लगाए, किस पे लगता है हमेशा, अभी मैंने बताया आपको, सेलिंग प्राइस पे। तो 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस विल गिव यू द कमीशन, जो कि अभी हमने फाइंड किया था, वो यहाँ पे आया $12,000, यानी वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ सॉल्व की थी, जो रेट था उसको मल्टीप्लाई किया था, एंड पे आंसर आया था हमारे पास। यहाँ हमें आंसर पहले से पता है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, तो अननोन तो यहाँ भी एक ही हुआ ना फॉर्मूले में, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो अगेन 2.5% को मतलब परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, ऑफ को मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके यूँ लिख सकते हैं, दैट इज $12,000। नेक्स्ट स्टेप, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, यानी सेल प्राइस। अब आपको ये चीज़ वहाँ जाके इसको ऑपोजिट हो जाएगी, मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन अपना रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू $12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और ये 2.5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगेन आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्या चीज़, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आएगा इसको 2.5 से आपने डिवाइड करना है, तो 4,80,000, ये आपके पास आंसर आ गया
4 लाख, यहाँ पे कोमा लगा लें तो 4,80,480,000, दैट इज योर आंसर। कि अगर उसी प्रॉपर्टी एजेंट को, जिसको पहले 2.5% के हिसाब से 16,250 जो है ये मिला था कमीशन, अब उसको अगर 12,000 कमीशन मिलता है तो बताएं वो घर कितने का सेल हुआ। तो वो बात भी बता सकते हैं बड़ा इजीली, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। दोनों केसेस देख लिए हमने, अगर परसेंटेज पता हो तब भी और अगर सेलिंग प्राइस निकालनी हो तब भी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Question number 8. An air conditioner is sold for $700 after a discount of 12.5%. एक एयर कंडीशनर है जो $700 पे सेल हो रहा है डिस्काउंट मिलने के बाद। कितना डिस्काउंट? 12.5%। तो फर्स्ट पार्ट फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। बहुत ज़्यादा आसान है। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट के 100% जो थी वो ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें से 12.5% का डिस्काउंट कर दिया। और डिस्काउंट किस पे होता है? हमेशा मार्क प्राइस। ये हम क्वेश्चन 1 और 2 में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो कितनी आपको मिलती है? सेल प्राइस, जो कि यहाँ हमें पता है $700, यानी ओरिजिनल प्राइस में से 12.5% डिस्काउंट किया तो हमें इतने का सेल करना पड़ा। 12.5% माइनस करेंगे तो आंसर आता है 87.5% मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। दिस विल बी इक्वल टू $700। परसेंटेज चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होता है, मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू $700। अब अननोन वेरिएबल को अलग करना है, यानी जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो जो भी साथ चीज़ लिखी होगी वहां जाके उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू $700। ये फ्रैक्शन थी तो वहां जाके रेसिप्रोकल मतलब 100 ऊपर एंड 87.5 जो है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। कैलकुलेशन रहेगी कैलकुलेटर, इसके बाद आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। दिस विल गिव यू 700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 87.5 और आपका आंसर आ गया 800। यानी जो एयर कंडीशनर $800 का था वो आपको मिला $700 पे 12.5% डिस्काउंट के साथ। सो ये आपकी मार्क प्राइस की वैल्यू है $800। ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, यहाँ अपने पास इसको मेंशन भी कर लें, अगर नेक्स्ट पार्ट में ये यूज हो तो आप इसको यूज कर सकें। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा आसान था ये। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसके 8 के सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है, if a 10% discount is given on the mark price of the air conditioner before it is sold at a further discount of 2.5, would the sale price still be 700? show your working clearly। कहता है अब अगर हम इसको चेंज करें, हम ये करते हैं कि पहले ये मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि शॉपकीपर ने पहले एक दफ़ा एयर कंडीशनर लगाया 12.5% डिस्काउंट पे तो बड़ा इजीली उसका सेल होगा $700 में। अब वो उसको समझ आई कि मतलब क्यों ना हम इसको ज़रा पहले कम डिस्काउंट पे लगाएं, यानी डायरेक्ट हम 12.5% का डिस्काउंट नहीं करते, हम 10% का डिस्काउंट करके लगाते हैं। यही लिखा है ना, इफ अ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस बिफोर इट इज सोल्ड फॉर द डिस्काउंट, यानी आपने पहले 10% डिस्काउंट लगाया, देखें क्या रेट आता है, उस रेट पे आपने लगा दिया सेल प्राइस, बायर लिख के लगा दिया कि इतने का एयर कंडीशनर मिलेगा आपको, लेकिन आप देखा कोई बायर नहीं आ रहा आपके पास खरीदने के लिए। आपने कहा इसका मतलब है जो पहले हमने रेट लगाया था 12.5% वही रेट अच्छा है परसेंटेज का, आपने फर्दर 2.5% अब उस रेट पे किया, यानी जो पहले आप सेल लगा चुके थे उसी को काट के आपने लिख दिया, मतलब हमने फर्दर 2.5% डिस्काउंट कर दिया। तो पूछिए रहा क्या, देखें अब भी आपका आंसर जो है वो $700 ही बनता है, यानी यहाँ पे आपने डायरेक्ट 12.5% डिस्काउंट किया था। समझें बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और यहाँ पे आप पहले 10% डिस्काउंट कर रहे हैं, बाद में 2.5% डिस्काउंट कर रहे हैं, तो क्या देखें अब आपका आंसर भी सेम आता है या अब आपका आंसर चेंज होगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा रियल लाइफ में होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि सेल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे आप। अभी जो मैंने जो अप्लाई किया था उसी को अप्लाई कर रहा हूँ अगेन। 100% ओरिजिनल प्राइस जो थी माइनस 10% का आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ये आप देते हैं मार्क प्राइस पे, आंसर आपको मिलता है हमेशा सेल प्राइस की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए ना सेल प्राइस के 10% डिस्काउंट बाद सेल प्राइस क्या मिलती है, तो 100 माइनस 10 का मतलब है 90% डिस्काउंट करें किस पे, मार्क प्राइस जो अभी हमने फाइंड की $800, यानी ये एसी की ओरिजिनल प्राइस थी एयर कंडीशनर की। अब आपने क्या किया 90%, 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय $800 इज इक्वल टू सेल प्राइस। सिंपल आपकी कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 800, दिस विल गिव यू सेल प्राइस आ जाएगी $720। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल उस शॉपकीपर ने
एक मेथड ये अप्लाई किया कि अगर हम 10% डिस्काउंट करते हैं तो 720 का यानी 10% डिस्काउंट पे $720 का वो एयर कंडीशनर जो है वो हमने बाहर लिख के लगा दिया इतने का मिला। फिर हमने देखा कि सेल नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, जो 720 जो अमाउंट पहले हमने बनाई थी इस पे 2.5% डिस्काउंट। अब क्योंकि देखें ना हम तो फर्दर डिस्काउंट कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे कि ओरिजिनल प्राइस पे करें, तो इसलिए अब हमारी सेल प्राइस जो है वो मार्क्ड प्राइस बन जाएगी नेक्स्ट केस के लिए। मैं यहाँ पे लाइन लगा के नेक्स्ट जो स्टेप है वो सारे यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर फर्दर 2.5% डिस्काउंट, मतलब अब आपकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो क्या थी, मतलब 100%। अब जो आपकी प्राइस है वो कितनी है, $720। ये बात समझना जरूरी है कि पहले आपकी ओरिजिनल प्राइस 800 थी, जब आप 10% डिस्काउंट लगा चुके अब आपकी ओरिजिनल प्राइस है। फॉर फर्दर 2.5% डिस्काउंट, अब क्या होगा अगर आप इस रेट पे 2.5% डिस्काउंट करते हैं, तो वही जो भी मैंने सॉल्व अप्लाई किया मेथड, 100% ओरिजिनल प्राइस थी माइनस 2.5% करें किस पे, मार्क प्राइस पे, तो आपको मिल जाती है सेल प्राइस। 100 माइनस 2.5 विल गिव यू 97.5, तो 97.5 जो है 97.5% किसका, मार्क प्राइस, जो कि कितनी है अब आपकी $720। इस पे आप सेल प्राइस निकालना चाहते हैं कि अब सेल प्राइस क्या आती है। अगेन परसेंटेज चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड $720, दिस विल गिव यू सेल प्राइस। सॉल्व करते हुए 97.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 720 जो कि आपकी मार्क प्राइस है, तो $702 इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब ये आपका आंसर आया। तो मतलब ये हुआ कि क्या देखा आपने कि अगर आप किसी चीज पे डायरेक्ट डिस्काउंट लगाते हैं 12.5% तो आपका आंसर आया था $700, डिस्काउंट की जो प्राइस थी लगाने के बाद जो सेल प्राइस आई। अब अगर आप पहले 10% डिस्काउंट लगाएं बाद में 2.5% डिस्काउंट लगाएं तो आपको क्या मिलता है, $2 आपका प्रॉफिट। अक्सर शॉपकीपर ये करते हैं, आपने देखा होगा, पहले कम सेल लगाई, लिख के लगाया कि 10% हम सेल मतलब सेल प्राइस कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग बाय करने आते होंगे, मजीद कस्टमर को अपनी तरफ मतलब वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए फिर उसको काट के लिखते हैं कि पहले 10% डिस्काउंट था अब फर्दर आपको 2.5% या फर्दर आपको 5% कुछ भी लिख के डिस्काउंट किया जा रहा है, तो फिर भी वो प्रॉफिट में ही होते हैं, यानी अल्टीमेटली उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। तो उन्होंने पूछा हमसे ये था कि शो वर्किंग क्लियरली, क्या वो उसकी सेल प्राइस सेम रहेगी, तो नो, द सेल प्राइस इज नॉट $700 कि नहीं। अगर आप अलग से डिवाइड करके डिस्काउंट लगाते हैं तो आपकी सेल प्राइस में डिफरेंट आता है, मतलब डिफरेंस आता है, और अब आपकी सेल प्राइस सेम नहीं है जो कि पहले थी $700। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9. Farhan orders one plate of seafood fried rice at a restaurant which offers a 25% discount. The mark price of the seafood rice is $9.50. Given that there is a service charge of 10% and GST is at 7%. Find the total amount of money he has to pay. अब यहाँ सारी बातें वो अप्लाई हो गई जो आपको इससे पहले आपने GST जो फॉर्मूला था, जो 3 फॉर्मूला आपने मैंने कहा था आपको कि आपको याद रखने, वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे। कैसे, जरा सोल्यूशन में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपने क्या फाइंड करना है कि आपको 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है आपको, हमेशा मार्क प्राइस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लें 25% डिस्काउंट बनता कितना है। तो डिस्काउंट की जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन। अब आपको परसेंटेज पता है कितना परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, 25%, और ये मार्क प्राइस जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। यानी एक ही मैंने डिस्काउंट का फॉर्मूला बना के दिखा दिया आपको कि अगर आपको डिस्काउंट की अमाउंट चाहिए तो डिस्काउंट की परसेंटेज को मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100 करें, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये परसेंटेज का साइन इस साइन से कैंसिल, आपको मार्क प्राइस पता है कितनी है, तो 25 मल्टीप्लाई $9.50 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल गिव यू डिस्काउंट। ये आप इसको डिफरेंट मेथड से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, 25 मल्टीप्लाई 9.50 डिवाइडेड बाय 100। तो 25% डिस्काउंट का मतलब है कि आपको 2.375 जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। ये अपने पास आप नोट डाउन कर लें, तो ये आ जाता है डिस्काउंट इज इक्वल टू $2.375।
क्लियर होगी ये बात। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, गिवन दैट देयर इज सर्विस चार्ज ऑफ 10%। अब सर्विस चार्ज किस पे अप्लाई होता है, वो अमाउंट जो आप मतलब माइनस कर चुके हो मार्क प्राइस से। तो अगर मार्क प्राइस जो है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करूं, मार्क प्राइस $9.50 थी, $9.50, इसमें से जो डिस्काउंट है वो माइनस कर दें 2.375, तो आपके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, $7 समथिंग, वो हम यहाँ से प्रॉपर लिख लेते हैं, 9.50 माइनस 2.375, दिस विल गिव यू 7.125, $7.125। ये आपकी अमाउंट डिस्काउंट करने के बाद है। ये आपको याद रखना है कि मैंने मार्क प्राइस और डिस्काउंट को माइनस कर दिया है, जो आपके वो 3 फार्मूलाज है वहां ये बार बार आपको लिखा होगा। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज सर्विस चार्ज कितना है 10%, तो सर्विस की अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट ऑफ सर्विस, ये होता है कि जो सर्विस का रेट हो उसको डिस्काउंट से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो कि $7.125 है। परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई $7.125, दिस विल गिव यू 7.125 को पहले मल्टीप्लाई 10 कर लें, बिकॉज लिखा कैलकुलेटर पे ऑलरेडी, तो इसको फिर रेज ना किया जाए, डिवाइड बाय 100, तो 0.7125 ये आपके सर्विस चार्जेस हैं। ये भी अपने पास यहाँ नोट डाउन कर लें। दैट मीन्स सर्विस चार्जेस जो हैं, जो अमाउंट बनती है वो है $0.7125। अब लास्ट में क्या होता है, जीएसटी। अब जीएसटी किस पे अप्लाई होता है, जीएसटी अप्लाई होता है आपकी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज, यानी एट द एंड टोटल अमाउंट जो आपको होती है वो आप तो सर्विस चार्ज ऐड करने के बाद करेंगे, उससे पहले आपको ये फाइंड करना है कि ये कितनी अमाउंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कि आपने सर्विस चार्ज भी फाइंड कर लिया, अब जीएसटी पेएबल, कितनी जीएसटी पे करनी है आपको, जीएसटी का रेट क्या है 7%, और ये किससे मल्टीप्लाई होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्ज, मतलब 7.125 ऐड कर लें प्लस 7.125, दिस विल गिव यू 7.8375, $7.8375। ये इन दोनों को ऐड किया मैंने, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को, यानी ये तो आपको वो डिस्काउंट के बाद सी फूड की ना, जो आप जो खाना खा रहे हैं उसका, ये सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट जो ले रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इस पे जीएसटी अप्लाई होता है। अब 7% का मतलब परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई $7.8375, ये लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करें, डिवाइड बाय 100 करें, ये जीएसटी की अमाउंट है, दैट इज $0.5486, 4 डिजिट लिखना तो सारे 4 ही लिखें, 5486, यानी अप टू 4 डेसिमल प्लेस, ये जीएसटी पेएबल है, ये भी अपने पास यहाँ लिख लें, ये वो जीएसटी की अमाउंट भी आ गई, दैट इज $0.5486। अब लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में टोटल अमाउंट पेएबल निकालनी है, यानी मैंने बताया आपको कि तीनों फॉर्मूलाज को यूज किया जाएगा। सो टोटल अमाउंट पेएबल ये कैसे फाइंड की जाएगी, इन सबको ऐड करने पे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कितना था $7.125 प्लस सर्विस चार्जेस कितने थे $0.7125 प्लस जीएसटी कितना है $0.5486, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी, इसी में ऐड कर रहा हूं मैं, प्लस 0.7125 प्लस जो आपकी सी फूड से वो डिस्काउंट करने के बाद की जो प्राइस थी 7.125, दिस विल गिव यू 8.386, दिस विल इक्वल टू $8.3861, राउंड ऑफ करके 39 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने आपको डिटेल आंसर बता दिया। सो ये टोटल अमाउंट पेएबल है जो आपसे पूछा गया था, एक प्रॉपर जो तीनों फार्मूलाज हैं उनको हमने यूज किया, इसके डिफरेंट मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, ये सबसे ज्यादा आसान, थोड़ा लेंथी तो हो सकता है लेकिन इससे आसान मेथड नहीं है कि आप अलग अलग पहले हर चीज फाइंड करें और लास्ट में जो फार्मूला टोटल अमाउंट पेएबल का उसमें उसको ऐड कर दें, तो आपको सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं बार अगेन कह रहा हूँ, बिकॉज आप बड़ा शॉर्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यहाँ आपको वो चीज क्लियर हो रही है कैसे हमने उसको सॉल्व किया। ये था क्वेश्चन नंबर 9, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर गो अर्नड अ ग्रॉस एनुअल इनकम
ऑफ $1,85,000 यानी ग्रॉस एनुअल इनकम है, उसमें से मतलब जो लिखा हुआ है ऑफ दिस अमाउंट दैट विल नॉट बी, मतलब वो अमाउंट जो सब्जेक्ट नहीं होगी इनकम टैक्स के लिए, जिसको हम रिलीफ्स कहते हैं, पर्सनल रिलीफ, उनके पर्सनल जो एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस हैं वो $3,000, ये उसमें काउंट नहीं होंगे। चाइल्ड रिलीफ ये भी काउंट नहीं होगा। पेरेंट रिलीफ ये उनके पर पेरेंट यानी पर चाइल्ड $4,000, पर पेरेंट का मतलब है अगर उनकी मदर या फादर में से दोनों में से कोई एक भी है तो पर पेरेंट उनका $5,000 है, दोनों हुए तो वो 10,000 हो जाएगा। सीपीएफ कंट्रीब्यूशन, सीपी फंड होता है जो आपकी पे में से कटता है, जो बाद में आपको जब आप पे आपकी जॉब खत्म होती है तो आपको दिया जाता है। इस पे भी आपकी इनकम टैक्स में ऐड नहीं होता सीपी फंड। ये आपके डिफरेंट कंट्रीज में सीपी फंड आपकी जो अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहे हैं, कोई भी ऐसी आपकी सेमी गवर्नमेंट कोई आपकी जॉब है तो वहां सीपी फंड जो है वो कटिंग होती है आपकी पे से, तो फिर इसलिए उस पे इनकम टैक्स नहीं होता है, पता होना चाहिए आपको। गिवन दैट, अब अगली सारी बात है, ही लिव्स विद 1 चाइल्ड एंड 2 पेरेंट्स, यानी 1 चाइल्ड का मतलब 4,000 उनके हो गए, 2 पेरेंट्स का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000 उनके यहां से रिलीफ निकल गया। एंड दैट फॉर रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्स्ड, the gross tax payable for the first $1,20,000 is $7,950 and the tax rate for the rest is 15%. Find his income tax payable. अब सारी बात हमें यही बता दी गई है, कोई हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ आ जाएं, आप इसको देखें कि आपको पता क्या क्या है। आपको टोटल उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम पता है। ग्रॉस इनकम का मतलब जो टोटल इनकम, अभी इसमें से कोई रिलीफ माइनस नहीं किए हमने, ये उनकी है $1,85,000। ओके, रिलीफ्स अब काम कर लेते हैं सारे। रिलीफ्स में क्या कुछ आएगा, रिलीफ्स में उनके पर्सनल रिलीफ आ जाएंगे, दैट इज 3,000, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगी मतलब जिसमें से आप प्रॉपर लिखें इसको, तो रिलीफ में $3,000 उनकी अपनी जो रिलीफ मतलब जो पर्सनल है ये, प्लस एक चाइल्ड है तो $4,000 प्लस 2 पेरेंट्स है मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 $10,000 और लास्ट में सीपी फंड उनका जो कटिंग होती है दैट इज $18,600। इस सब को ऐड करें और देखें कितने रिलीफ बनता है उनका, जो उनको मतलब माइनस करना उनकी ग्रॉस इनकम में से। तो 3,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 18,600, दिस इज इक्वल टू 35,600। ये आगे 35,600 $35,600, यानी ये वो अमाउंट है जिस पे इनकम टैक्स नहीं होगा। अब चार्जेबल इनकम कैसे फाइंड होती है, चार्जेबल इनकम इज इक्वल टू टोटल ग्रॉस इनकम में से रिलीफ को माइनस करना होता है। तो बड़ा आसान है, 1,85,000 में से माइनस कर दें 35,600 तो आपकी अमाउंट बचती है $1,49,400। ये अब वो चार्जेबल इनकम है जिस पे आप पे इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन अगली बात ये लिखी गई थी कि जो फर्स्ट मतलब जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, उस अमाउंट की जो बचेगी, जो चार्जेबल इनकम होगी, उसमें जो फर्स्ट $1,20,000 हैं, तो यहां पे इसको लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट $1,20,000 इस पे इनकम टैक्स फिक्स है $7,950, ये मुझे बता दिया गया। नेक्स्ट आपके पास कितनी अमाउंट बचती है, यानी इस अमाउंट में से माइनस करें ना 1,20,000, यू विल गेट $29,400। इसके लिए कितना रेट बताया गया, 15% रेट, यानी बाकी जो रेस्ट पूरा लिखा हुआ है कि द टैक्स रेट फॉर द रेस्ट इज 15%। जो भी आपकी अमाउंट रह जाएगी उस पर आप 15% रेट के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। और अमाउंट कितनी है 29,400, 15% को परसेंटेज को चेंज किया, मल्टीप्लाई $29,400, इसको मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल गिव यू $4,410। अब ये नेक्स्ट इस पे, तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। टोटल इनकम टैक्स जो हमें पे करना है वो है $7,950, इसमें ऐड करें 7,950, 12,360, 12,360
और ये डॉलर्स में, और यही आपका आंसर भी था। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिटेल में आपने अगेन इसको देखा कि कैसे आपके रिलीफ्स माइनस होते हैं, चार्जेबल इनकम का फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया, आपको कैसे डिवीजन होती है, और क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि वो टेबल दिया जाएगा, वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखें इस क्वेश्चन में टेबल की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता दी गई थी। वो फर्स्ट जो अमाउंट होती है उस पर कितना फिक्स टैक्स है, नेक्स्ट अमाउंट पे रेट क्या है, हमें सारी बात बता दी गई। उस चीज़ को अप्लाई करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Question number 11. Property tax is tax on land, houses, flats or buildings which is compounded as follows. Property tax payable yearly is equal to annual value multiplied by tax rate. यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दिया उसने कि प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है बेसिकली वो आपकी कोई अपने लैंड बाय की हुई है, कोई घर है आपके पास, कोई फ्लैट है, बिल्डिंग है, उस पर आपको टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना आपने पे करना है, ईयरली ये पे होता है कि जो आपकी एनुअल वैल्यू है उस चीज़ की, जो भी आपने प्रॉपर्टी बाय की है, वो घर है, वो फ्लैट है, कुछ भी, उसकी हर जो साल वो उसकी वैल्यू चेंज होती है ऑब्वियसली, जो रेट मार्केट में हाई होता है जगह का, तो आपकी एनुअल वैल्यू जो होगी उस पर टैक्स का रेट क्या चल रहा है उस साल में, जो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट लगाया होगा उस रेट के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। तो ये नई डेफिनेशन है, नया एक तरीके से नई चीज़ आपने सीखी है यहाँ पे कि वेयर द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी द ओनर विल गेट इफ ही और शी रेंट्स आउट द प्रॉपर्टी फॉर अ ईयर, कि वो एनुअल जो आपकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है वही जो मैंने बताया आपको कि उस ईयर में, क्योंकि आपका टैक्स का रेट तो वो जो आपका रेट है वो चेंज होता है मार्केट के अंदर, कि पहले आपके घरों के रेंट जो थे वो कम थे, अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो पूरे साल में अगर आप वो घर या वो ज़मीन रेंट पे दें तो आप उससे कितना ईयरली कमा सकते हैं, उसे कहते हैं एनुअल वैल्यू, यानी ये उसकी सालाना वैल्यू है, इतना आप कमा सकते हैं उस पर टैक्स रेट लगा के आपसे वैल्यू हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, गिवन दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट इज $28,800। इन सोल्यूशन में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनुअल वैल्यू पता है कि अगर आप उसको रेंट पे लगाएं तो आपको जो मतलब एनुअल वैल्यू बनती है फ्लैट की वो है $28,800 एंड द टैक्स रेट इज, अब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रखा हुआ है प्रॉपर्टी का इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, वो है 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर 6 मंथ्स। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एनम लिख भी लें साथ ताकि आपको क्लियर रहे कि ये एनुअल की बात हो रही है और आपने कितना टैक्स पे करना है 6 मंथ्स के लिए। तो पहले तो आप देखें ना प्रॉपर्टी टैक्स आपको पूरे साल का क्या होगा, यानी जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल ईयरली है उसका फॉर्मूला लगाएं, तो प्रॉपर्टी टैक्स ईयरली जो आपने पे करना है, दिस इज इक्वल टू एनुअल वैल्यू जो होती है जो कि है $28,800, इससे आपका टैक्स रेट जो है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप $28,800 एज इट इज, परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय हम 100 करते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 28,800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल गिव यू $2,880। और ये कितना है ईयरली। हमें क्या फाइंड करना था 6 मंथ्स का, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स यहां पे लिखता हूं, प्रॉपर्टी टैक्स फॉर 6 मंथ्स इज इक्वल टू, अगर पूरे साल में इतना देना है तो 6 मंथ्स में क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू $1,440, $1,440, दैट इज योर आंसर। सो एक नई चीज भी सीखी आपने प्रॉपर्टी टैक्स, उसको अप्लाई भी किया, क्वेश्चन सॉल्व किया और लास्ट में आपने ईयरली को 6 मंथ्स में चेंज भी कर लिया डिवाइड बाय 2 करके। अगर होता मतलब 3 मंथ्स तो आप डिवाइड बाय 4 करते, बिकॉज 3 मंथ्स को आप 4 टाइम्स मतलब उसको क्वार्टरली चेंज कर सकते हैं। सो ये आपको डिफरेंट चीज़ें आनी चाहिए बेसिक जो आपको अप्लाई करनी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. Lexen's monthly income consists of a basic salary of $500 and a commission of 4% on her sales for the month. If her income is $1,220 for a particular month, find her sales for that month. कि Lexens जो हैं उनकी मंथली जो उनकी सैलरी है उसमें ये एक फिक्स रेट रखा गया है कि $500 उनको मिलेगा ही मिलेगा, ये उनकी बेसिक सैलरी है, और बाकी वो जितनी सेल्स करेंगी हर सेल पे उनको 4% जो है वो उनको कमीशन भी मिलेगा फॉर द मंथ। इफ हर इनकम इज $1,220, अगर उनको मंथ के बाद इतनी उनको पे मिली है किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर, बताएं उन्होंने उस मंथ में कितनी जो है वो कितनी सेल्स की हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में आके आप देखें कि आपने उनको कमीशन का मतलब जो अमाउंट मिली वो अमाउंट कितनी थी, यानी अमाउंट ऑफ कमीशन
पहले तो ये पता हो ना कि उनको कमीशन की अमाउंट कितनी मिली है, और वो कैसे मिलेगी कि उनको टोटल इनकम जो उनकी हुई वो हुई $1220, उसमें से $500 तो वो है जो उन्हें मिलना ही मिलना था, मतलब वो उसका तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, वो उनकी सेल्स ना भी होती तो उनकी वो बेसिक सैलरी है जो उन्हें लास्ट में मिलनी थी। तो 1220 में से 500 करें माइनस, तो कितना आता है $720। अब 720 वो अमाउंट है जो उनको इसलिए मिली कि उन्होंने सेल्स की हैं, और सेल का रेट क्या रखा हुआ था हमने 4%, मतलब 4% जो उन्होंने सेल्स की, परसेंटेज को अगर हम सेल्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब अगर आप उसको जो आपको अमाउंट मिली है वो मिली है $720। तो 4% ऑफ दी सेल्स, जितनी भी उन्होंने सेल्स की हैं उसका 4% निकालें तो ये अमाउंट है जो उनको मंथ के एंड पे मिली है। अब परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेल्स कह लें या सिंपली सेल्स कह लें, इज इक्वल टू $720। अगेन सेल्स आपने फाइंड करनी है तो ये जो परसेंटेज है वहां जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। $720 से ये वाला 100 जाके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 720 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 18,000। तो क्या पता चला हमें कि $18,000 की सेल की है जो है वो लिक्सन ने, जिसका 4% लगा के 720 कंपनी ने उनको दे दिया, बाकी सारे पैसे जो हैं वो कंपनी के पास रह गए, और यही हमें फाइंड भी करना था। अगेन सुन लें पूरा क्वेश्चन, जरा मैं डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि लिक्सन जो हैं उनकी एक कंपनी, और ये बेसिकली होता है हमारे यहाँ भी जो कॉल सेंटर्स हैं, जो डिफरेंट ऐसे प्रॉपर्टी के कुछ ऑफिसेज हैं, वो सब यही एक फार्मूला रखते हैं, और इससे होता क्या है कि अच्छी जो है वो जनरेशन होती है कंपनी के लिए भी, और लोग भी अपने लिए अच्छा अर्न करते हैं, और उनको काम करने ज़्यादा मोटिवेशन होती है। पता होता है कि हम सेल अगर करेंगे तो हमारे लिए इतना कमीशन मिलेगा हमें, उनको बेसिक सैलरी इसीलिए कम रखी जाती है और उनको सेल की अच्छी परसेंटेज होती है। अब देखें जैसे 500 उनकी बेसिक सैलरी है जो कि उनके कमीशन के मुकाबले में कम है, यानी 720 को खाली कमीशन मिल गया उनको, तो इसीलिए बेसिक सैलरी कम होती है। डिफरेंट कॉल सेंटर में, डिफरेंट ऑफिस में ये रूल अप्लाई किया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर जितने भी आपके जो सेल्स कंपनीज हैं वो यही रूल अप्लाई करती हैं, उससे कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है और उससे जो जॉब करने वाले हैं वो लोग भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो लिक्सन एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रही है जिन्होंने आपको एक प्रॉपर उनका बता दिया फॉर्मूला कि $500 उनको फिक्स अमाउंट मिलेगी, उसके बाद जितनी भी सेल्स वो करेंगी कंपनी के लिए, जितनी भी अमाउंट की सेल्स होंगी, उस अमाउंट का 4% जो है वो उनको मिलेगा पर सेल, ठीक है, जो भी सेल्स वो करती हैं उस अमाउंट के हिसाब से उनको 4% अमाउंट मिल जाएगी उनको एज अ कमीशन। अब हमने जो रूल अप्लाई किया उसको देखा तो उनको एक किसी मंथ में, किसी स्पेसिफिक मंथ की बात करें, जैसे भी जुलाई चल, जुलाई की बात करते हैं कि जो प्रीवियस मंथ है जून, उसके एंड पे जो उनको पे मिली, उनको जो पे मिली वो मिली $1220। अब बताएं कि उन्होंने कितनी सेल्स की हैं कंपनी के लिए। तो देखें 500 उनकी बेसिक सैलरी है जो उनको मिलनी ही मिलनी थी विदाउट कमीशन, तो वो हमने माइनस कर दिया, दैट मीन्स $720 अमाउंट वो है जो उनको सिर्फ और सिर्फ मिली थ्रू कमीशन। अगर कमीशन ना होता तो फिर उनको वो सेल ना मिलती। अच्छा, अब हमने देखना है कि 4% रेट था, 4% को अगर सेल से मल्टीप्लाई करें, यानी वो अमाउंट निकालें जिस अमाउंट को अर्न किया गया कंपनी के लिए, जिस कंपनी ने उस अमाउंट के अंदर से उनको कमीशन दिया, तो 4% ऑफ सेल्स का मतलब है 720 उन्होंने पैसे कमाए लिक्सन ने। अब उसको मल्टीप्लाई डिवाइड, जो बेसिक मैथ्स के रूल्स है जैसे पहले हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, हमें पता चला कि $18,000 की सेल्स की है लिक्सन ने कंपनी के लिए। कंपनी ने उन्हीं सेल्स में से 720 का जो है वो बोनस दे दिया या कमीशन दे दिया लिक्सन को, जो एक अच्छी इनकम लेके उनका मंथ जो है वो एंड हुआ, और यही रूल अप्लाई होता है, और यही इस चैप्टर का बेसिक मेथड भी था। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इस चैप्टर का मेथड ही यही है, जो पर्पस ही यही है कि इसमें आपको एप्लीकेशंस नजर आए मैथमेटिक्स की, रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं। आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा जो रियल लाइफ से रिलेट ना करता हो, जो रियल लाइफ पे एप्लीकेबल ना हो। आपका कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, कोई आपके फादर हैं, वो किसी न किसी ऐसे केस में आपने देखे होंगे, किसी ऐसी जॉब में काम करते हैं, किसी ऐसी को प्रॉपर्टी के लिहाज से जो भी बातें यहाँ पे हुई इनकम टैक्स की, वो सब बातें रियल लाइफ से रिलेटेड है, वो अप्लाई होती हैं रियल लाइफ के ऊपर। सो यहाँ एक्सरसाइज 3B और चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी टैक्सेस हैं आपके, GST टैक्स जो है, उसके बाद इनकम टैक्स है, कमीशन है, आपका डिस्काउंट है, सबको डिटेल में आपने देखा। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगी हो, कोई ऐसी बात जो पूछनी हो, कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।